इन बच्चों, आज की क्लास हम लोग बायोलॉजी की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया का ये पूरा फाइनल वीडियो है और इसके बाद आपको एक फिगर मिलेगा जिसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स आपको समझाया जाएगा। तो देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है? देखिए, जीवाणु जगत जो है ये मोनेरा जगत में आता है। मोनेरा जगत आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें आप जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। तो जीवाणु जगत मोनेरा जगत में आता है। इसकी खोज, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान लीवनहॉक ने किया। आपको एग्जाम में पूछेगा कि जीवाणु की खोज किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने अपनी बनाई सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, पानी, लार, जो लार निकलता है जीभ में से, एवं दांतों के खुरचने से मैल में जीवाणु को इन्होंने देखा। मतलब जो एंटोनी वान लीवनहॉक जो है व्यक्ति, ये जीवाणु कहाँ देखे? सबसे पहले तो पानी में देखे, लार में देखे और दांतों के खुरचने। वैसे नहीं होता हम लोग का एक कोई घर की सफाई होती है ना, दरवाजा का आता है, एक आता है प्लेट और उसे से खुरचा जाता है कि इसमें से झड़ जाए, पेंट झड़ जाए, ताकि फिर पेंट करे तो दिक्कत ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि जल, लार और दांतों के खुरचा किसी चीज से और खुरच कर जब अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको क्या दिखाई दिया? जीवाणु, बैक्टीरिया दिखाई दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता पूछा जाए कौन है, तो एंटोनी वान लीवनहॉक। जीवाणु विज्ञान कौन है? ये पिता है। जीवाणु का नामकरण किसने किया? तो एहरेनबर्ग ने किया। याद रखना, जीवाणु का नामकरण मतलब ये नाम दिया कौन? तो एहरेनबर्ग। और खोज कौन किया? तो एंटोनी वान लीवनहॉक। इन्होंने खोजा, लेकिन इसका नाम जो दिया उस व्यक्ति का नाम है एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग, याद रखना आपको। जीवाणु जो है मानव के लिए, मनुष्य के लिए मित्र भी है और शत्रु दोनों है। अब मित्र कैसे है और शत्रु कैसे, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। मित्र ऐसे है कि ये पेड़ पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। अगर पेड़ पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाएगा तो पेड़ पौधे जो जड़ होते हैं, जड़ आगे बढ़ेंगे नहीं, विकसित नहीं होंगे, जड़ विकसित नहीं होंगे। हम लोग जो दही खाते हैं उस दही में भी जीवाणु पाया जाता है, दही में भी जीवाणु पाया जाता है। अगर दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु नहीं पाया जाएगा तो दही जो है नहीं जमेगा, दही जो है नहीं जमेगा। तो दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। तो ये हमारे लिए क्या है? मित्र है, समझ। अब शत्रु भी है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, ये समझ में आ रहा ना जी। तो बीमारी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे। तो जीवाणु मानव के मित्र भी है और शत्रु दोनों भी है, ठीक है ना। मित्र कैसे समझ में आ गया ना, पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा तो जड़ विकसित नहीं होंगे, तो पौधा आगे बढ़ेगा नहीं, तना नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, पत्ता नहीं आएगा ना जी। और दही, दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या है? हमारे लिए मित्र है, जो हम लोग इसको खाने के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो जीवाणु मानव के मित्र और शत्रु दोनों है। पृथ्वी पर O2 का निर्माण, मतलब ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया। देखिए, हमारे लिए मित्र है, एकदम मित्र है। हम जो ऑक्सीजन को लेते हैं ना, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो ऑक्सीजन का निर्माण किया किसने? तो साइनोबैक्टीरिया ने किया। साइनोबैक्टीरिया एक जीव है जो O2 का निर्माण करता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ साइनोबैक्टीरिया ने किया। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, आज से 450 करोड़ वर्ष पहले, आज से 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय साइनोबैक्टीरिया आ चुका था। और उसने किया क्या? उसका काम था ऑक्सीजन का निर्माण करना, O2 बनाना। O2 जो हम, आप, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, तो हम लोग क्या है? जीवित है ना जी। आगे देखते हैं।
इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग पढ़ेंगे जीवाणु का उपयोग। चमड़ा को साफ करने में, चमड़ा साफ करने में जीवाणु का भी उपयोग होता है, ये बात याद रखना है। जीवाणु धान की खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में लगे होते हैं, यानी धान की खेत में भी पाए जाते हैं और दलहनी पौधों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन बनाने में, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, आपको पता होना चाहिए कि चिप्स जो खाते हैं ना, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस होता है। जैसे हम लोग कुरकुरे खाते हैं, सब टेढ़े मेढ़े खाते हैं, तो टेढ़े मेढ़े कुरकुरे होते हैं ना, जब उसमें आप कलम से या किसी चीज से छेद करोगे तो आवाज आएगा, ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा, यानी उसमें कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस का निर्माण कौन करता है, तो ये निर्माण एनावीना नामक जीवाणु होता है। एनावीना नामक जीवाणु है, एनावीना नामक जीवाणु है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया जी। और नाइट्रोजन गैस कौन बनाता है, एनावीना नामक जीवाणु। एनावीना नामक जीवाणु जो है नाइट्रोजन गैस को बनाता है। वही नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में क्या होता है, भरा जाता है। कुरकुरे चिप्स की थैली में भरे जाते हैं। जितने भी खाने वाले जो सामान है ना, खाने वाले पैकेट खाने वाले सामान, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, दूध को दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अगर ये जीवाणु नहीं होंगे तो दूध से दही नहीं बनेगा, दूध से दही नहीं बनेगा। दलहनी फसलों की जड़ों में, जो दलहनी फसल होते हैं ना, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। देखिए, ये जो दलहनी फसल होते हैं ना, दलहन वाले जो फसल होते हैं, उस फसलों की जड़ों में ये नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि जड़ का विकास नहीं होगा। और आप पढ़े थे संवहनी उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। संवहनी उत्तक में दो चीज होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम जड़ से काम होता है, जो क्या करता है पानी को और खनिज लवण को क्या करता है, जड़ से लेके ऊपर तक ले भेजता है, पत्ता, टहनी, फूल, पत्ती में भेजता है। अब फ्लोएम क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है, अब बनाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। वो ग्लूकोज पौधे के पूरे बॉडी में भेजता है, पौधे के पूरे बॉडी में भेजता है। तो इस तरह से कहा जाएगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह हमारे लिए मित्र है। अगला, धान की खेत में एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धान की खेत होते हैं, धान, उसकी जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो नाम याद रखना, एजेटोबैक्टर। लेकिन दलहनी फसलों की जड़ों में कौन होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। ऐसे देखा जाए तो हमने कितने प्रकार के जीवाणु का नाम देख लिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला जीवाणु, देखिए हमने यहाँ पे जीवाणु का नाम हमने कितने प्रकार के जीवाणु देखा। पहला आया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया को शॉर्टकट में BSCT लिख देते हैं। पहला साइनोबैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा बैक्टीरिया हमने क्या पढ़ा, एनावीना नामक बैक्टीरिया, BSCT, ठीक है। अगला क्या देखा वहां पे, लैक्टोबाइसिल्स। अगला क्या देखा, एजेटोबैक्टर। यानी अभी तक हम लोगों ने इतने प्रकार के जीवाणु का नाम हम लोगों ने देख लिया। यानी जीवाणु का नाम क्या क्या आया, एक आया साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है। अब एनावीना बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही बनाता है, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होगा दूध से दही नहीं होगा, नहीं पाया जाएगा तो दही नहीं बनेगा। अब आता है एजेटोबैक्टर क्या होता है। एजेटोबैक्टर ये धान की खेतों में पाया जाता है, एक और आया राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो राइजोबियम जो है यह दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम और धान के खेतों में क्या पाया जाता है, एजेटोबैक्टर। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 प्रकार के जीवाणु का नया नाम देखा, जिसका काम भी क्या है, अलग अलग है। अब आगे बात करेंगे जीवाणु की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर मतलब जीवाणु
कैसे किस अवस्था में होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं। यह एक कोशिकीय होते हैं, ये एकल कोशिका वाले होते हैं, एकल कोशिका याद रखना, यह एकल कोशिका वाले होते हैं, और ये विकसित कोशिका वाले नहीं होते हैं, ये अविकसित कोशिका वाले हैं। एक कोशिका का मतलब होता है ना कि इसके अंदर एक ही कोशिका पाया जाएगा जो विकसित नहीं होते, या अविकसित। जैसे देखो हम विकसित हैं, विकसित का मतलब कि मेरे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बना तो उत्तक बना, बहुत सारी कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, उत्तक बनता है, तो हम विकसित कोशिका वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जीवाणु जो है अविकसित कोशिका वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही कोशिका, जिसके अंदर एक कोशिका है वो अविकसित कोशिका है, वो आगे वृद्धि नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता मतलब बड़ा नहीं हो सकता। हम छोटे से बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बड़े पेड़ पौधे छोटे से बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जीव जंतु छोटे से बड़े हो सकते हैं, वो सब विकसित कोशिका वाले हैं। लेकिन जीवाणु क्या अविकसित कोशिका वाले हैं, अविकसित कोशिका वाले, एक कोशिकीय बोलेंगे। अति सूक्ष्म जीव, ये बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जितने भी हैं यहाँ पे जीवाणु का नाम लिखिए, क्या आपको दिखाई देते हैं, क्या प्रकृति में नहीं दिखते हैं। ये प्रकृति में खुले अवस्था में यहाँ नहीं दिखाई देंगे, समझ में आ रहा ना। यहाँ ऑक्सीजन गैस कैसे बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कैसे बन रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ मौजूद है, ये साइनोबैक्टीरिया यहाँ मौजूद है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी में जीवाणु है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आपके बॉडी में जीवाणु दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड पे भी जीवाणु नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह जीवाणु है। पृथ्वी पे जीवाणु, प्रकृति में हर जगह जीवाणु है, जानवर में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, बेंच, कुर्सी, टेबल, पेड़ पौधा, पत्थर, ईंटा, घर, हवा में प्लास्टिक, कचरा, हर जगह जीवाणु है, हर जगह जीवाणु है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, ये बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म जीव हैं बहुत। इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। यह पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, मानव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, पानी में, जल में, पानी में भी, पानी मतलब जल में, समुद्र, महासागर सब में, हवा में पाया जाता है, पृथ्वी, मिट्टी में पाया जाता है, पहाड़ों पे, चट्टानों में, बेंच, कुर्सी, टेबल, हर जगह पाया जाता है। समझ में आ रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं वहां भी जीवाणु पाया जा रहा है, वहां भी जीवाणु है। हम जो खाना खा रहे हैं, फल मूल साग सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, हर जगह जीवाणु है, हर जगह जीवाणु है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। तो हम लोग जीवाणु की प्रकृति को देखा, यह एक कोशिकीय है, एक कोशिका का मतलब होता है विकसित कोशिका वाले नहीं है। अति सूक्ष्म जीव मतलब ये हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यह पृथ्वी पर क्या हर जगह पाया जाता है। समझ में आ गया ना, हर जगह मतलब पानी में, हवा में, समुद्र, महासागर, पेड़ पौधा, हर जगह, हमारे बॉडी में भी, हमारे कपड़ा पे भी जीवाणु है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह जीवाणु है, हर जगह जीवाणु है। अब जीवाणु की परिमाप पढ़ेंगे। परिमाप का मतलब होता है जीवाणु का आकार, जीवाणु का आकार, जीवाणु का आकार कितना होता है देखते हैं। इसका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाएगा। मतलब इसका मतलब है जीवाणु का आकार देखना है हमको, जीवाणु का आकार देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी के पास। कहाँ जाना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के पास जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी कैसे होते हैं, कितने छोटे, कितने बड़े, कितने बड़े, कितने बड़े, कितने बड़े होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, किस आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं, घनाकार होते हैं, घनाभाकार होते हैं, कैसे होते हैं, समझ में आ रहा, उसको देखना। तो इसकी माप की इकाई जो होती है माइक्रोन में। मतलब कहने का मतलब है कि जीवाणु का अध्ययन कहाँ करना है, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में करना होता है। इसकी माप की इकाई कैसी होती है, माइक्रोन में। माइक्रोन को ऐसे लिखते हैं, देखिए यू बना देंगे, ऐसे यू बना देंगे और नीचे से निकाल, इसको माइक्रोन पढ़ेंगे। यू बना के ऐसे नीचे खींचेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको सिंपल में म्यू भी बोलते हैं, म्यू, म्यू बोलो या माइक्रोन बोलो, पूरा नाम माइक्रोन है, शॉर्टकट में इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। औसत माप मतलब इसको माइक्रोवेव से माप, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम चल रहे हैं, तो हम क्या तय किए दूरी, तो दूरी किस में मापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। उसी तरह जीवाणु को किस में मापेंगे, तो किस में मापेंगे जी, माइक्रोन में। जीवाणु किस में मापेंगे, तो माइक्रोन में मापेंगे। अब आइए, गोल जीवाणु का व्यास, कोई अगर गोल है उसका व्यास कितना होगा, तो उसका 0.5 से इसको से पढ़ेंगे, इसको से पढ़ेंगे, से 2.5 क्या लिखेंगे, माइक्रोन तक, माइक्रोन तक, 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक। लंबे जीवाणु की चौड़ाई, कहेगा लंबे जीवाणु की चौड़ाई कितना, जो लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा होता है, ठीक है ना, ये 2 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन याद रखना, 2 माइक्रोन होता है। और
ये चौड़ाई, जीवाणु की चौड़ाई की बात हो रहा है। अब जीवाणु की लंबाई, तो लंबाई 2 से 15 माइक्रोन, 2 से 15 माइक्रोन तक, 15 माइक्रोन तक। फिर से जीवाणु अगर गोल है, जीवाणु क्या है, अगर गोल है तो उसका व्यास कितना होगा, तो उसका व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक। अच्छा, गोल का मतलब सबको समझ में आ रहा है, ये वृत्त है। अब वृत्त में ये कौन है जी, केंद्र है। आइए लाइन खींचेंगे तो क्या हो गया जी, व्यास। ये कौन है जी, व्यास। तो ये व्यास की बात कर रहा है। अगर जीवाणु गोलाकार है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये इसकी लंबाई कितनी, मतलब व्यास की लंबाई कितनी होगी इसकी, 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक होगी। आगे अब कोई कह रहा है कि जीवाणु इस तरह से लंबा है, जैसे मेरे मार्कर की तरह लंबा जीवाणु है, लंबा जीवाणु है। तो अब लंबा एक तरह से जीवाणु अगर होगा तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 2 माइक्रोन, और उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 2 से 15 माइक्रोन तक, 2 से 15 माइक्रोन तक। मान लीजिए कोई जीवाणु इतना छोटा है, कोई जीवाणु इतना बड़ा है, आया समझ में, तो इसी के रेंज में रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, उसी के अंदर हुआ, छोटा बड़ा इसी के अंदर हुआ। अब बड़े आकार का खूब बड़ा जीवाणु आ गया, खूब बड़ा जीवाणु आ गया, तो उसका आकार कितना हुआ, 30 से 40 माइक्रोन, 30 से 40 माइक्रोन तक होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जीवाणु का आकार कैसा होता है, ठीक है ना। इस सबको देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा हमको, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के पास जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप के पास। अब आता है लक्षण। जैसे मेरा लक्षण क्या, देखिए मेरा लक्षण है, हम सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये लक्षण हो गया। हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ये मेरे अंदर लक्षण हो गया। तो जीवाणु के अंदर लक्षण क्या होता है, जीवाणु के अंदर लक्षण देखिए, जीवाणु यह मृतोपजीवी या परजीवी है। इसका मतलब क्या होता है कि यह जो जीवाणु है यह दूसरे पर निर्भर होता है। जीवाणु किस पर निर्भर होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। अच्छा, जो स्वयं पर निर्भर है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जब जो दूसरे से भोजन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। तो जीवाणु जो है ये परजीवी है, माने वही परपोषी समझिए, ये दूसरे पर निर्भर है। अमृतोजीवी का मतलब क्या है कि सड़े गले चीजों पे, क्या बोलेंगे, सड़े गले चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है, इसलिए हम इसको मृतोपजीवी या इसको हम परजीवी बोलेंगे। मृतोपजीवी मतलब सड़े गले चीजों से अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, एक नंबर में। और 2 नंबर में परजीवी का मतलब ये दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कोशिका संरचना क्या होता है, सरल होता है। सरल का मतलब होता है सिंपल होता है, माने विकसित कोशिका नहीं है, क्या है, अविकसित कोशिका। क्या है, अविकसित। तो अविकसित कोशिका होगा तो उसका वो क्या बनाएगा, एक कोशिकीय। क्या बनाएगा, वह एक कोशिकीय बनाएगा। यह अकेले एवं समूहों में पाया जाता है। कभी कभी ये सिंगल भी रहेगा और कभी कभी ये झुंड में भी होते हैं, झुंड में भी होते हैं। लेकिन ये दिखाई कैसे देगा, तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। कभी कभी ये सिंगल होते हैं और कभी कभी ये ज्यादा भी होते हैं। आगे, जीवाणु में 70 एस लिखे हैं प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में जानते हो राइबोसोम कौन सा, आपके बॉडी में 80 एस प्रकार के राइबोसोम। कितने प्रकार के, 80 एस। जीव जंतु पशु पक्षी सबके अंदर कौन सा राइबोसोम, 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये वो राइबोसोम का क्लास आपको अलग से दे देंगे कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम कैसे बनता है, राइबोसोम का खोज किसने किया, इसके बारे में बता देंगे आपको। बर्फ तथा गर्म जल के झरनों में, माने बर्फ जो आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, आइसक्रीम वहां पे, गर्म जल, कोई झरना है जहां से गर्म पानी गिर रहा है, गर्म पानी गिर रहा है, तो बर्फ तथा गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री, देखिए इसको दशमलव नहीं पढ़ना है, इसको डिग्री बोला गया, 80 डिग्री तापमान पे पाए जाते हैं। ये तापमान पे पाए जाते हैं, मतलब कि जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो बर्फ, आइसक्रीम का तापमान कितना होना चाहिए, 80 डिग्री तापमान होना चाहिए, 80 डिग्री तापमान। समझ में आ रहा है ना। गर्म जल का झरना, वहां भी 80 डिग्री तापमान पे जीवाणु पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, टॉपिक बाय टॉपिक।